जिस रात मैंने दूल्हे का लिबास पहनकर अपनी ही बहू के कमरे में कदम रखा, उस रात मेरी सांसें थम गई, मेरी रूह कांप गई और मुझे एहसास हुआ कि इस घर की नींव में कितना गहरा छल दबा हुआ है। मेरा नाम विद्या देवी है। मैं मध्य प्रदेश के एक संपन्न जमींदार परिवार की बहू और अब विधवा माँ हूँ। मेरे पति स्वर्गीय ठाकुर सूरजभान सिंह अपने पीछे अपार जमीन, कोठियां और नामी प्रतिष्ठा छोड़ गए थे, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी मेरे 3 बेटे थे, आदित्य, रुद्र और वरुण। तीनों ही अपने बाप की तरह रौबदार, खूबसूरत और माँ की आंखों के तारे। आदित्य सबसे बड़ा, संजीदा और जिम्मेदार, रुद्र बीच वाला, जोशीला और साफ दिल, और वरुण सबसे छोटा, भोला और सबका लाडला। जब मेरे पति नहीं रहे तब वरुण महज 3 साल का था और मैंने कसम खाई थी कि इन तीनों को ऐसी परवरिश दूंगी कि दुनिया मिसाल देगी। वक्त गुजरा, बेटे बड़े हुए, घर में हंसी खुशी थी, लेकिन एक कमी हमेशा मेरे दिल में रही, एक बेटी की कमी। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी कोई बेटी होती जिसे मैं गहने पहनाती, प्यार से सजाती। शायद ईश्वर ने भी मेरी ये तड़प सुन ली, क्योंकि एक दिन मेरे दूर के रिश्ते की एक विधवा महिला, जिसे मैं मौसी कहती थी, अपनी 7 साल की नन्ही बेटी को लेकर मेरे दरवाजे पर आई। उसका नाम सानवी था, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और चेहरे पर ऐसी मायूसी कि देखते ही दिल पिघल जाए। मौसी ने हाथ जोड़कर कहा, विद्या बहन, मेरी तो कमर ही टूट गई है। पति तो पहले ही गुजर गए थे, अब मेरी तबीयत भी जवाब दे रही है। मेरे पास न कोई कमाने वाला है, न कोई सहारा। तुम्हारे पास कोई बेटी नहीं है, इस अनाथ को अपनी बेटी बनाकर रख लो, यह तुम्हारे पैरों में पड़ी है। सानवी ने मेरी ओर देखा और रुआंसे स्वर में फुसफुसाई, माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? बस वही क्षण था जब मेरा हृदय पूरी तरह से उसके लिए खुल गया। मैंने सानवी को गले से लगा लिया और उसी दिन से वो मेरी बेटी बन गई। मेरे बेटों ने भी उसे सगी बहन की तरह अपनाया। आदित्य उसे कंधे पर बिठाकर घुमाता, रुद्र उसके साथ पतंग उड़ाता और छोटू वरुण तो दिन रात सानू दीदी कहकर उसके पीछे लगा रहता। सानवी ने अपनी मासूमियत और मीठी बोली से सारे घर को मोह लिया। वो सुबह उठते ही मेरी सेवा में जुट जाती, मेरे कपड़े तह करती, पूजा की थाली सजाती और मेरे पैर दबाती। मुझे लगता था कि भगवान ने मेरी झोली बेटी के सुख से भर दी है। सानवी की माँ यानी मेरी मौसी कभी कभार मिलने आती और हमेशा अपनी बेटी की तारीफ सुनकर गर्व से फूल जाती, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं नजरअंदाज कर देती थी। मैंने सानवी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, नाच गाना सिखाया और हर साल जन्मदिन पर बड़े आयोजन करती। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, घर की रौनक बन गई थी। मगर जब वो 16-17 साल की हुई तो मैंने नोटिस किया कि उसका व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। वो अक्सर छत पर अकेली बैठकर फोन पर किसी से लंबी लंबी बातें करती और मेरे पूछने पर बस इतना कहती, किसी सहेली से बात हो रही थी माँ। मेरा दिल साफ था, मैंने कभी शक नहीं किया। जब सानवी 21 साल की हुई तो मेरे मन में एक दिन अचानक विचार आया, क्यों ना उसकी शादी मेरे बड़े बेटे आदित्य से करा दूं। वो तो वैसे भी घर की हो जाएगी, बाहर किसी अनजान घर में जाने से तो लाख गुना अच्छा है। यह बात मैंने पहले सानवी की माँ को बताई, जो उस वक्त हमारे घर मौजूद थी। वो सुनते ही उछल पड़ी, अरे विद्या, यह तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मेरी बच्ची को तुमसे बढ़कर ससुराल कहाँ मिलेगा? सानवी से जब पूछा गया तो उसने जरूर थोड़ा हिचकिचाते हुए सिर झुका लिया और बोली, माँ, आप जो भी फैसला लें, मुझे मंजूर है। आदित्य ने विरोध किया, माँ, मैंने सानवी को हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं जिद पर अड़ी थी। मुझे लगता था कि बाहर की लड़की लाने से न जाने कैसी बहू आए, ये तो अपनी परवरिश की है, मेरे हर दुख सुख की साथी है। मैंने आदित्य को बहुत समझाया, अपनी कस्में दी और आखिरकार वो मेरे आगे झुक गया। शादी का दिन आया, पूरा ठिकाना दुल्हन की तरह सजा, बैंड बाजे, मेहमानों का तांता, और मैं फूली नहीं समा रही थी कि मेरी बेटी अब मेरी बहू बनने जा रही है। रात को जब सारी रस्में खत्म हुई, मैंने दोनों को उनके कमरे की ओर विदा किया और खुद थककर अपने बिस्तर पर लेट गई। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि अचानक ऊपर से किसी के जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं भागकर सीढ़ियां चढ़ी और आदित्य के कमरे का दरवाजा खुला पाया। अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। सानवी बिस्तर के पास फर्श पर बैठी सिसक रही थी। उसका घूंघट अस्त व्यस्त था और आदित्य दीवार से पीठ लगाए खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू। मैंने घबराकर पूछा, ये क्या हो रहा है? आदित्य बोल, तो उसने भारी आवाज में कहा, माँ, मैंने सानवी को तलाक देने का फैसला कर लिया है। यह सुनते ही मानो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। सारे मेहमान, रिश्तेदार जो अभी नीचे मौजूद थे, शोर सुनकर ऊपर आ गए। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने गुस्से में आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म,
शादी की पहली रात ये क्या बक रहा है? लेकिन आदित्य अपनी जगह से नहीं हिला, बस रुखाई से बोला, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। बस मुझसे मत पूछो कि क्यों। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने उसी वक्त सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं। मैंने जिस बेटे को अपने खून से सींचा वो मेरी ही नाक कटवाएगा। निकल जा यहाँ से और कभी मुंह मत दिखाना। आदित्य ने बिना कोई और सफाई दिए बस इतना कहा, जैसी आपकी मर्जी माँ। और उसी रात अपना बैग उठाकर घर छोड़कर चला गया। मेरी छाती पर पत्थर रख दिए गए। सानवी रो रो कर बेहाल थी और मैं उसी को चुप कराती रही। बार बार उससे पूछती कि कमरे में ऐसा क्या हुआ, मगर वो हर बार बस यही रट लगाए रही, मुझे नहीं पता माँ। उसने आते ही कहा कि मैंने तुमसे शादी जबरदस्ती की है, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैंने भी सोचा कि शायद आदित्य सचमुच इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन जो हुआ उसने मेरे मन में एक अजीब सी टीस छोड़ दी। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी अंधेरी सुरंग से कम नहीं थे। रिश्तेदारों ने पीठ पीछे बातें बनानी शुरू कर दी कि विद्या देवी का बड़ा बेटा निकम्मा निकला, बिना बताए बीवी को तलाक देकर भाग गया। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। सानवी के माँ बाप यानी मेरी मौसी और उसके पति, जो अब कभी कभी मिलने आते थे, ने मुझे तसल्ली देते हुए एक नई सलाह दी। मौसी बोली, देखो विद्या, आदित्य तो चला गया, अब सानवी की जिंदगी का क्या होगा? तुम्हारे दूसरे बेटे रुद्र की उम्र भी तो सानवी के बराबर ही है, क्यों ना रुद्र से ही इसकी शादी करा दो। इस तरह न तो लड़की बेसहारा होगी, न तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच आएगी और घर की बात घर में रहेगी। उनकी बात मेरे मन को कुछ हद तक जच गई। मैंने सोचा कि रुद्र का स्वभाव तो बहुत मिलनसार और दयालु है, वो सानवी को जरूर अपनाएगा। सानवी से पूछा तो वो रोती हुई बोली, माँ मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपके साथ रहूं। आप जो करेंगी ठीक करेंगी। बस मैंने रुद्र को बुलाकर अपना फैसला सुनाया। रुद्र पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने साफ कहा, माँ भैया ने सानवी को तलाक क्यों दिया इसका तो पता नहीं, और मैं उसी लड़की से शादी करूं जिसे भैया अपनी बीवी नहीं मानता, ये तो अजीब लगता है। मगर मैंने फिर वही किया जो एक माँ कर सकती है, भावनात्मक ब्लैकमेल। अगर तुमने सानवी से शादी नहीं की तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, फिर तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी। मेरी ये बात सुनकर रुद्र टूट गया और आखिरकार रोते हुए राजी हो गया। दूसरी शादी पहले से भी ज्यादा सादगी से हुई, क्योंकि मैं अब किसी को न्योता देकर बदनामी नहीं खरीदना चाहती थी। बस कुछ गिने चुने लोग, मंदिर में फेरे और वापस घर। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मेरा दिल बैठा बैठा सा था। शादी की रात मैं होश हवास में थी, अपने कमरे में बैठी दुआएं मांग रही थी कि अचानक ठीक वैसी ही चीखें और सिसकियां गूंजी जैसी कुछ महीने पहले सुनी थी। मेरी रूह कांप उठी। मैंने दौड़कर ऊपर जाकर देखा तो वही मंजर, सानवी कोने में बैठी रो रही थी और रुद्र बिखरे बालों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसने मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा, माँ मुझे माफ करना, मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं सानवी को तलाक दे रहा हूँ। मैं चीख पड़ी, क्यों? आखिर बात क्या है? वो बोलती क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बैग उठाया और आदित्य की तरह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। इस बार तो मानो मेरी जान ही निकल गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और बच्चों की तरह बिलखने लगी। मेरी दोनों आंखों के तारे मुझे छोड़कर चले गए थे और एक माँ होने के नाते मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर गलती किसकी है। सानवी ने आकर मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाई, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। रुद्र भी वही कहकर चला गया जो भैया ने कहा था। मैंने उसे ऊपर से देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे कुछ और ही छिपा था जो मैं तब समझ नहीं पाई। इस घटना ने मेरे मन में संदेह के बीज बो दिए। मैं रात रात भर जागकर सोचती कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि दोनों बेटे एक ही लड़की से शादी करके शादी की रात ही तलाक देकर भाग जाएं। कहीं सानवी के चरित्र में तो कोई दोष नहीं, लेकिन फिर मैं खुद को धिक्कारती जिस लड़की को मैंने बेटी की तरह पाला, जिसने कभी मेरी नजरों में कोई गलत हरकत नहीं की, उस पर शक करना मुझे पाप लगता। इधर सानवी पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी। वो दिन में कई कई घंटे अपने कमरे में बंद रहती, फोन पर किसी से बुदबुदाती, और जब मैं पास आती तो तुरंत बात बदल देती। कभी कभी वो बिना बताए बाजार या पास के पार्क में चली जाती, और जब मैं पूछती तो बहाना बनाती कि अकेलेपन से परेशान होकर घूमने निकल जाती हूँ। मैंने एक दो बार उसका पीछा करने की सोची, लेकिन माँ का दिल मुझे रोक लेता। इसी बीच एक और त्रासदी ने मेरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। मेरे सबसे छोटे बेटे वरुण का एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना खौफनाक था कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से वरुण की जान बच गई। हालांकि वो महीनों बिस्तर पर रहा। उस दौरान सानवी ने जिस तरह रात दिन एक करके वरुण की सेवा की,
मुझे लगा कि शायद मैं गलत समझ रही थी। वो पूरी वफादारी से मेरे बेटे की देखभाल करती, दवाइयाँ समय पर देती और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती। उसकी इस ममता ने मेरे सारे संदेह फिर से धो डाले। मैंने सोचा कि चाहे मेरे बड़े बेटों ने जो भी किया हो, सानवी तो निर्दोष है। वरुण जब ठीक हुआ तो मेरे सामने एक बार फिर वही प्रश्न खड़ा हो गया, सानवी का भविष्य। 2 बार तलाकशुदा हो चुकी लड़की को समाज कैसे स्वीकार करेगा। मौसी जी ने फिर आकर वही राग अलापा, विद्या अब तो सिर्फ वरुण ही बचा है, उसकी शादी सानवी से करा दे। देख, लड़की ने वरुण की कितनी सेवा की है, उसे भी तो इसका सिला मिलना चाहिए। और वरुण तो सानवी को बचपन से दीदी दीदी कहता था, पर अब दोनों बड़े हैं, ये रिश्ता अच्छा लगेगा। इस बार मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मेरी आत्मा कह रही थी कि अब और नहीं, पहले इस राज का पता लगाओ। लेकिन मौसी और सानवी के लगातार दबाव और बाहर से कुछ रिश्तेदारों की तानेबाजी कि देखो विद्या देवी बेचारी बहू को घर में रख तो लेती है पर उसकी शादी नहीं कर पा रही, ने मुझे विवश कर दिया। मैंने एक बार फिर हाँ कर दी, लेकिन इस बार मैंने मन ही मन एक योजना बना ली। मैं वरुण की शादी सानवी से जरूर करूंगी, मगर शादी की रात दूल्हे के कमरे में वरुण नहीं बल्कि मैं खुद जाऊंगी। मुझे पता लगाना था कि आखिर हर बार सुहागरात पर ऐसा क्या होता है कि मेरे बेटे तलाक देकर भाग जाते हैं। ये फैसला करके मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि जो भी सच सामने आने वाला था वो मेरे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। शादी का दिन फिर आ पहुंचा। इस बार मैंने बिल्कुल सादा आयोजन किया था, बस घर के बुजुर्ग और मौसी का परिवार। सानवी दुल्हन बनी बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतुष्टि थी जो मुझे अजीब लगी। वरुण भी मेरी बात मानकर शादी के लिए राजी हो गया था, हालांकि उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने शादी की सारी रस्में पूरी करवाईं और रात होते होते सबको विदा किया। फिर मैंने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। मैंने वरुण को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, जरा पास के मेडिकल स्टोर से ये दवा ले आओ, और हाँ जल्दी मत करना, मुझे आराम चाहिए। वरुण माँ की सेहत का ख्याल करके तुरंत तैयार होकर बाहर निकल गया। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट से बाहर हुई, मैंने तेजी से उसकी शेरवानी और पगड़ी पहनी। मेरा कद उससे मिलता जुलता था और पगड़ी की वजह से चेहरा काफी ढक गया था। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा, गहरी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर सानवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से हल्की सी आहट आई और मैंने दरवाजा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी, सानवी बिस्तर पर घूंघट काढ़े बैठी थी। मुझे देखते ही उसे लगा कि मैं वरुण हूँ। वो धीरे से उठी और हाथ जोड़कर बोली, वरुण प्लीज मेरी बात शांति से सुन लेना। मैंने अपनी आवाज दबाकर वरुण की तरह भारी स्वर में कहा, बोलो सानवी दीदी, क्या कहना चाहती हो। ये सुनते ही वो सकपका गई और बोली, देखो मैं जानती हूँ तुम अब मेरे पति हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी पति के रूप में नहीं देख सकती। मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। हम बचपन में साथ खेले, तुम मेरी उंगली पकड़कर चलते थे। मैं तुम्हें वही प्यार दे सकती हूँ जो एक बहन देती है, बीवी बनकर नहीं रह सकती। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल यही तो मेरे दोनों बड़े बेटों ने मुझे नहीं बताया था, लेकिन सानवी अब खुद बोल रही थी। फिर उसने आगे कहा, और हाँ तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने ही मुझे कहा था कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। हाँ, माँ चाहती है कि तुम तलाक देकर मुझे आजाद कर दो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सरासर झूठ बोल रही थी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरे मुंह से निकल गया, ये तुमने किससे सुना। सानवी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, माँ ने खुद मुझसे कहा था, और मेरी मम्मी यानी तुम्हारी मौसी भी यही कहती हैं कि विद्या मौसी ने तय किया है कि एक एक करके तुम तीनों भाइयों को घर से निकालना है ताकि सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने आप को शांत रखा और बोला, अच्छा तो तुम मेरी माँ से इतना डरती हो, तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा चाहती है। सानवी ने सिर हिलाया और फिर एक ऐसा बम गिराया जिसकी मुझे कल्पना भी न थी। वह बोली, डर तो बहुत लगता है वरुण, खासकर तब से जब से तुम्हारी माँ ने आदित्य और रुद्र को घर से निकाल दिया। और हाँ, एक बात और, तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो कोई हादसा नहीं था। मेरा खून जम गया। क्या मतलब? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। सानवी ने धीरे से मगर क्रूरता से कहा, तुम्हारी माँ ने ही तो प्लान किया था कि तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए ताकि कोई वारिस न बचे, लेकिन तुम बच गए सो अलग बात है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं विद्या देवी, जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने की कसम खाई थी, उस पर मेरी ही बेटी जैसी ये लड़की मेरे बेटे की हत्या की साजिश का इल्जाम लगा रही थी। इतना ही नहीं, सानवी आगे बोली, और हाँ वरुण, तुम्हें जो तलाक देना है वो भी माँ के कहने पर ही देना है।
मैं तुम्हारे भाइयों की तरह तुमसे भी कहती हूँ कि मुझे तलाक दे दो ताकि मैं अपनी असली जिंदगी जी सकूं। तभी उसने अपने फोन से किसी को कॉल लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से मेरी मौसी की आवाज आई, हाँ बेटी बोल। सानवी बोली, मम्मी मैंने वरुण को सब बता दिया है, अब आप ही उसे समझाओ। मौसी ने कहा, बेटा वरुण सुन, तेरी माँ ने हमें मजबूर कर दिया है। वो चाहती है कि तू भी सानवी को तलाक दे और घर से चला जाए। उसकी सारी जायदाद सानवी के नाम करने का सौदा पहले ही हो चुका है, हम तो बस उसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं। यह सुनते ही मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। मैंने एक झटके में अपनी पगड़ी उतार फेंकी और चेहरे से कपड़ा हटाकर जोर से चिल्लाई, बस बहुत हो गया। मुझे सामने देखकर सानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हटी और फोन छूटकर जमीन पर गिर गया, जिसमें से मौसी की घबराई आवाज आ रही थी। क्या हुआ सानवी? मैंने फोन उठाकर चीख कर कहा, मौसी तुमने मेरे भरोसे को इस तरह तोड़ा है कि अब तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। और फोन पटक दिया। सानवी ने दुम दबाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बांह से पकड़ लिया। खबरदार, अब तू मुझे माँ कहने की जुर्रत मत करना। तूने मेरे बेटों से झूठ बोल बोल कर तलाक लिए, उन पर मेरा ही इल्जाम लगाया और मेरे घर को तबाह करने की साजिश रची। सानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे बनावटी नहीं बल्कि बेनकाब होने की बेबसी के थे। वो सहमकर बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब अपनी मम्मी के कहने पर किया। वो कहती थी कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा घर नहीं बचेगा। उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि दौलत ही सब कुछ है। उसी पल नीचे से आवाज आई, वरुण वापस आ गया था और शोर सुनकर ऊपर भागा आ रहा था। साथ ही किस्मत से या भगवान की मर्जी से आदित्य और रुद्र भी उसी समय अचानक घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले चुपके से दोनों को संदेश भिजवाया था कि आज की रात घर आना कुछ बहुत जरूरी है। वे अपनी माँ की पुकार पर छुपते छुपाते आ पहुँचे थे। सबने एक साथ कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि मैं दूल्हे के वेश में सानवी की कलाई पकड़े खड़ी थी और सानवी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तीनों बेटों को सामने देखकर कहा, आओ बेटो सुनो अपनी माँ पर लगे झूठ का पूरा किस्सा। और फिर मैंने सानवी के मुंह से ही सबके सामने सारी सच्चाई उगलवाई। सानवी ने रोते रोते हिचकियां लेते हुए वो राज खोला जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि उसकी माँ, जिसे मैं मौसी कहती थी, कभी मेरे सगे रिश्ते की नहीं थी। वो मेरे पति के एक पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी की विधवा थी, जिसने बरसों पहले हमारे परिवार से बदला लेने की कसम खाई थी। उस आदमी का नाम था भंवर सिंह, जिसकी जमीन मेरे पति ने नीलामी में खरीद ली थी और जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी पत्नी यानी ये मौसी ने अपनी बेटी सानवी को हथियार बनाकर हमारे घर में भेजा था ताकि वो हमारी जड़ें खोखली कर सके। प्लान बहुत सोच समझकर बनाया गया था। पहले मेरा विश्वास जीतो, बेटी बनकर रहो, फिर एक एक करके सब बेटों को घर से बाहर करो ताकि सारी संपत्ति पर सानवी का कब्जा हो जाए। सानवी ने बताया कि जब भी उसकी शादी होती वो खुद ही अपने पति से कहती कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, मुझे तलाक दे दो, और साथ में ये झूठ जोड़ती कि ये सब माँ यानी मेरी इच्छा है। ये सुनकर मेरे दोनों बड़े बेटे आदित्य और रुद्र दंग रह गए। आदित्य ने कहा, माँ मैंने इसीलिए तुम्हें कभी सच नहीं बताया क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो तुम मुझे जान से मार दोगी। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कही और मैं डर गया था। मुझे लगा कि घर से चला जाना ही ठीक है ताकि तुम्हें ठेस न पहुँचे। रुद्र ने भी आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ माँ, उसने मुझसे भी कहा कि तुमने ही ये सब प्लान किया है और अगर मैंने तलाक नहीं दिया तो वरुण को भी मार डालोगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए मैं भी भाग गया। सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे अपने बेटे मुझसे इतना डर गए थे कि सच बताने की बजाय घर बार छोड़कर चले गए। और वरुण का एक्सीडेंट, वो भी कोई हादसा नहीं था, बल्कि मौसी और भंवर सिंह के एक और साथी ने मिलकर साजिश रची थी ताकि सबसे छोटा वारिस ही खत्म हो जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से वरुण बच गया, वरना मेरा दिया पूरी तरह उजड़ चुका होता। यह सुनकर वरुण का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन साथ ही उसकी आंखें भीग गईं कि जिसे वो दीदी कहता था, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। सानवी ने स्वीकार किया कि पहले तो वो अपनी माँ के बहकावे में आकर ये सब कर रही थी, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि ये परिवार हमारा दुश्मन है, इसे बर्बाद करना ही तेरा धर्म है। लेकिन धीरे धीरे इस घर में रहते हुए मेरे प्यार और बेटों के अपनेपन ने उसके मन में अपराध बोध पैदा कर दिया था। वह बोली, माँ मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन जब आदित्य भैया और रुद्र भैया चले गए तब मेरी आत्मा रोने लगी थी। मैं मजबूर थी माँ। मेरी मम्मी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे सगे भाई को मार डालेंगी, जो उनके कब्जे में था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे उन्होंने कहीं छिपा रखा है और मैं उसे बचाने के लिए ये सब कर रही थी। ये सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सानवी कोई क्रूर अय्याश औरत नहीं, बल्कि खुद एक शिकार थी, अपनी ही माँ के षड्यंत्र की बंधक।
उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा एक अजीब सी टीस में बदल गया। मैंने पूछा, क्या ये सच है? तेरा कोई भाई है? सानवी ने रोते हुए बताया। हाँ माँ, मेरी मम्मी ने बताया था कि उन्होंने मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे भाई को कहीं दूर रखा है और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उसे मार देंगी। मैंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन मम्मी ने तस्वीर दिखाई थी। मैं बहुत डरी हुई थी। यह सुनते ही आदित्य ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क किया। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। हमने खिड़की से देखा तो मेरी तथाकथित मौसी और उसका एक साथी भंवर सिंह का भतीजा हमारे घर के बाहर खड़े थे और वरुण को ढूंढ रहे थे। शायद उन्हें शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपने तीनों बेटों को इशारा किया। वरुण ने, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, हिम्मत दिखाई और नीचे जाकर उन दोनों को घर के अंदर बुला लाया, ये कहकर कि माँ ऊपर हैं, आप लोग आइए। जैसे ही वे अंदर आए, मैंने और मेरे बेटों ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें घेर लिया। मौसी यानी वो विधवा, जिसका असली नाम कमलाबाई था, हमें देखकर बौखला गई। विद्या, तुमने ये सब क्या कर डाला? मैंने कहा, कमलाबाई, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद करने की जो साजिश रची वो अब खत्म हुई। तुम्हारी बेटी ने सब कुछ उगल दिया है। ये सुनते ही वो सानवी पर बरस पड़ी। कमीनी, तूने मेरे साथ गद्दारी की। तेरे भाई को मैंने पाला पोसा और तू। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। आदित्य ने पहले ही सबूत और लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने आकर कमलाबाई और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उस ठिकाने पर छापा मारा जहां सानवी के भाई को बंधक बनाकर रखा गया था। वो एक 11 साल का मासूम बच्चा था, डरा हुआ और कमजोर, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ये जानकर कि उसका भाई सुरक्षित है, सानवी मेरे पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बेटों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन अब मेरा कोई नहीं है। सिर्फ आप लोग थे जिन्होंने मुझे प्यार दिया। उसकी ये सिसकी मेरे दिल को चीर गई। मैंने अपने आंसू पोंछे और तीनों बेटों की ओर देखा। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, माँ, सानवी ने गलत जरूर किया, लेकिन वो खुद भी तो एक मासूम थी जिसका इस्तेमाल किया गया। उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और आखिर में सच बोलकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। रुद्र ने भी सहमति जताई। हाँ माँ, हम तीनों ने उसे हमेशा बहन माना था। शायद ये रिश्ता ही सबसे सच्चा है। वरुण ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब तो सानू दीदी को सिर्फ दीदी ही रहने दो, बीवी मत बनाओ। यह सुनकर पूरे कमरे का तनाव कुछ हल्का हुआ और एक उम्मीद की किरण फूटी। उस रात के बाद हमारे परिवार ने जैसे एक नया जन्म लिया। पुलिस जांच में कमलाबाई और उसके गिरोह की सारी करतूतें सामने आ गईं। उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि कई और परिवारों को भी इसी तरह लूटने और बर्बाद करने की कोशिश की थी। सानवी के छोटे भाई, जिसका नाम अंश था, को पूरी तरह कानूनी मदद से कमलाबाई के चंगुल से आजाद करवाया गया और हमने उसे भी अपने घर में पनाह दी। सानवी ने अदालत में अपनी माँ के खिलाफ गवाही दी, जो उसके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उसने कहा, सच्ची माँ तो आप हैं, विद्या माँ, जिन्होंने मुझे इंसानियत सिखाई। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे तीनों बेटे फिर से मेरे साथ एक छत के नीचे आ गए थे, लेकिन इस बार रिश्तों की डोर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। आदित्य ने अपने कारोबार में रुद्र और वरुण को भी शामिल कर लिया और तीनों ने मिलकर खेती और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सानवी ने कुछ ही महीनों में एक एनजीओ से जुड़कर उन बच्चों की मदद करनी शुरू कर दी जो अपने ही परिवार के लालच का शिकार होते हैं। वो अक्सर कहती, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम दूसरों को बचाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अंश, उसका भाई, अब हमारे घर में वरुण का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। एक दिन शाम को जब हम सब आंगन में बैठे थे, सानवी ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, माँ, क्या आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया है? मुझे अब भी लगता है कि मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, जिस घर में बेटियों को माफ न किया जाए वो घर नहीं, पत्थरों का ढेर होता है। तू तो मेरी वही सानवी है जो 7 साल की उम्र में मेरी गोद में आई थी। तूने गलतियाँ की, मगर तूने उन्हें सुधारा भी। माँ की ममता का कोई मोल नहीं और तू हमेशा के लिए मेरी बेटी है। यह सुनकर सानवी फूट फूट कर रो पड़ी और मुझसे लिपट गई। तीनों बेटों की आंखें भी नम थीं। आदित्य ने कहा, माँ, हमने तो सोचा था कि इस घर में दौलत की सबसे बड़ी कीमत है, लेकिन आज हमें पता चला कि सच्ची दौलत तो आपका प्यार और हमारा एक दूसरे पर भरोसा है। जिस दिन हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, उसी दिन कमलाबाई जैसे लोगों को हमें तोड़ने का मौका मिल गया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इतना साहस दिया कि मैंने दूल्हे का वेश धरकर सच का पता लगाया, वरना न जाने क्या होता। उस रात मैंने सबको एक सीख दी, जो आज भी हमारे परिवार का मूल मंत्र है। रिश्तों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाए, बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आदित्य और रुद्र ने पहली रात ही मुझे सच बता दिया होता तो शायद इतना बड़ा तूफान नहीं आता। और सबसे बड़ी सीख ये कि प्यार और विश्वास पर की गई चोट को सिर्फ प्यार और क्षमा से ही भरा जा सकता है, बदले की आग से नहीं।
अब हमारा घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल है। सानवी की शादी हमने एक बहुत अच्छे लड़के से कर दी, जो उसके सामाजिक कार्यों को समझता है और उसका साथ देता है। मेरे तीनों बेटों ने भी अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे साथी चुन लिए हैं और मैं अब नाती पोतों के साथ अपना बुढ़ापा जी रही हूँ। जब भी कोई मुझसे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ के बारे में पूछता है तो मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उस रात ने दिया जब मैंने अपने बेटे का भेष धरकर अपनी ही बहू के कमरे में कदम रखा था। उस रात मैंने जाना कि सच को जानने के लिए कभी कभी माँ को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। और हाँ, कभी भी आंख मूंदकर किसी पर विश्वास या अविश्वास मत करो। हर रिश्ते को परखने के लिए संवाद सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि परिवार में बातचीत और भरोसा सबसे जरूरी है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें और अपने परिवार के साथ बैठकर रिश्तों की अहमियत पर बात करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते अनमोल। धन्यवाद।